Now let's see what is the meaning of a physical quantity. We know any quantity which can be measured is called a physical quantity. I repeat, any quantity which can be measured is called a physical quantity. ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को जब आप मेजर कर सकते हो तो उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, करंट, स्पीड, वेलोसिटी एटसेट्रा, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप इस सब्जेक्ट में डील जब करते हो तो यू डील मेनली विद द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड लाइक ब्यूटी, ओके, स्मार्टनेस, इन क्वांटिटीज को आप मेजर नहीं करते हो, आप कंपेयर करते हो। जैसे ओके, उसकी स्मार्टनेस उससे ज़्यादा है। ठीक है, यू कैन नेवर से कि उसकी स्मार्टनेस 100 यूनिट्स है या उसकी ब्यूटी 500 यूनिट्स है। ठीक है, तो दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इफ यू से व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नाउ इफ यू सी वी कैन डिवाइड फिजिकल क्वांटिटी इन 2 क्लासेस। अगर आप देखो तो आप फिजिकल क्वांटिटी को 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो, एज द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज एंड द डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाउ व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? अगर मैं आपसे पूछूं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, तो शायद आपने 9th की बिगनिंग में ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज वो होती हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, which are independent of each other and cannot be expressed mathematically in terms of other quantities. Quantities which are independent of each other and cannot be expressed mathematically in terms of other quantities. ये हमारी fundamental quantities होती हैं। And derived quantities क्या होंगी? The quantities which can be expressed in terms of the fundamental quantities are called derived quantities. The quantities which can be expressed in terms of the fundamental quantities are called डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसी तरीके से आप फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हो। ऐसी यूनिट्स जो इंडिपेंडेंट होंगी और बाकी यूनिट्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं होंगी उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाएगा, और ऐसी यूनिट्स जो एक्सप्रेस की जा सकेंगी इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, now let us see in the SI system, if you talk about the system international SI system, there are 7 fundamental quantities. यहाँ पे 7 fundamental quantities होती हैं। इसको MKSA system भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम एक और पॉइंट देखेंगे थोड़ा आगे, MKSQ, तो ये पॉइंट और क्लियर होगा why we call it MKSA। ठीक है, तो see in SI system that is also called MKSA system, the fundamental quantities are number 1 length. Now see all the quantities like the distance, the displacement, the height, the radius, the perimeter, okay, circumference, all these quantities come under length, okay, and then we have mass, then time, then electric current, then thermodynamic temperature, then luminous intensity, and then amount of substance, that is the number of particles. Okay, so these are the 7 fundamental quantities in the SI system. इन्हें आप लिख लीजिएगा, हालांकि आपके इंटीग्रेटेड वर्कबुक में भी ये दी हुई हैं, तो अगर आप चाहो यहाँ से भी लिख सकते हो या आप अपने नोट्स में वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, दैट इज गिवन इन योर इंटीग्रेटेड वर्कबुक। तो these are the 7 fundamental quantities. Okay, now see, apart from the 7 fundamental quantities we have 2 supplementary quantities. यहाँ पे 2 supplementary quantities भी होती हैं, जो होती हैं plane angle and solid angle. Plane angle and solid angle. Now let's see what is a plane angle. Now we all know when in a plane, suppose this, we know what is a plane. जैसे कोई भी flat surface होता है, like this is a plane. ठीक है, तो whenever 2 lines intersect in a plane, जब भी 2 लाइन प्लेन में intersect करेगी तो ये 2 पेयर ऑफ एंगल्स बनाती हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे, तो इस एंगल को कहते हैं प्लेन एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। इनफैक्ट अभी तक आप जितने एंगल्स पढ़े हो क्लास 10 तक, वो आप प्लेन एंगल ही पढ़े हो, वो आप प्लेन एंगल ही पढ़े हो, और मैथ्स में जो भी आप एंगल्स पढ़ोगे 11th 12th में भी वो प्लेन एंगल ही होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द प्लेन एंगल, एंड वी नो व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, दैट इज डिग्रीज। हम सबको मालूम है कि प्लेन एंगल की कॉमन यूनिट क्या होती है, डिग्री, एंड वन राइट एंगल इज 90 डिग्री, राइट, वी ऑल नो। नाउ सी द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। जो एसआई यूनिट इसकी होती है, लिख लीजिए, वो होती है रेडियन। ठीक है, RAD। ठीक है, अब देखिए डिग्री और रेडियन में एक मैथमेटिकल रिलेशन होती है।
डिग्री और रेडियन में एक मैथमेटिकल रिलेशन होती है जो हम याद रखेंगे, कई जगह हमें इन्हें कन्वर्ट करने की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि 180 डिग्री इस पाई रेडियन। याद रखिएगा रेडियन पे कभी भी ये इस तरीके का डिग्री या का सिंबल नहीं लगेगा। 180 डिग्री इज पाई रेडियन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये कन्वर्जन हम हमेशा याद रखेंगे। अब देखो, आपको कोई भी एंगल दे दिया जाए डिग्रीज में, आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे इस इक्वेशन से। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 45 डिग्री, रेडियन में आपको बताना है 45 डिग्री कितना रेडियन होगा, ठीक है। तो सिंपली आप यूनिटरी मेथड लगा दो। 180 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन, पाई रेडियन। 180 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन, पाई रेडियन। 45 डिग्री कितना होगा, पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 45 डिग्री रेडियन। नाउ 45 180 कितना कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो आंसर विल बी व्हाट, पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन। तो यू कैन से 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी डिग्री के एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, रेडियन में। किसी भी डिग्री के एंगल को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, रेडियन में, ठीक है। नो आप इसी का कन्वर्स भी कर सकते हो कि अगर अपने को एंगल रेडियन में दिया है और उसको अपने को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, एंगल अपने को रेडियन में दिया है और अपने को उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसी का उल्टा आप कन्वर्जन लगा दो। पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज, ठीक है। तो इफ यू सी, मान लो अपने को दिया है कि पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन इज हाउ मेनी डिग्रीज, ठीक है। ये अपने को पता लगाना है। तो वी नो पाई रेडियन इज व्हाट, 180 डिग्रीज। सो पाई बाई 2 रेडियन विल बी व्हाट, सिंपली अप्लाई द यूनिटरी मेथड। 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, देखिए 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 2, यही होता है ना यूनिटरी मेथड की। पाई रेडियन कितना है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा, 180 बाई पाई। 1 रेडियन कितना होगा, 180 बाई पाई। पाई बाई 2 रेडियन कितना होगा, 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 2। पाई कैंसिल आउट हो गया, आंसर विल बी व्हाट, 90 डिग्री। तो यू कैन से पाई बाई 2 रेडियन इज व्हाट, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंगल्स को कन्वर्ट कर सकते हो, जब वो डिग्रीज में दिए हो तो रेडियन में, जब वो रेडियन में दिए हो तो डिग्रीज में। See, right now we have seen the mathematical relation between degrees and radian, ठीक है। हमने देखा कि अगर एंगल अपने को डिग्रीज में दिए तो उसको कैसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर एंगल्स हमें रेडियन में दिए तो उसे किस तरीके से हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि देयर विल बी अ मैथमेटिकल रिलेशन विच विल इंटररिलेट, एक मैथमेटिकल रिलेशन होगी जो इंटररिलेट करेगी द आर्क लेंथ, द रेडियस एंड द सेंटर एंगल। आप देख सकते हो कि इस फिगर में 3 क्वांटिटीज है। एक सर्कुलर आर्क है जिसकी लेंथ s दी हुई है, उसका रेडियस r है और जो सेंटर पे एंगल है वो थीटा दिया हुआ है। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन को हम देखते हैं जो इन 3 क्वांटिटीज को इंटररिलेट करेगी। किसको, आर्क लेंथ s को, रेडियस r को और एंगल थीटा को, ठीक है। बेसिकली जो हम ये फॉर्मूला देखेंगे हमारे कोर्स में, इसके एप्लीकेशन ज़्यादा होंगे। हालांकि मैं आपको डिराइव करके भी बता दूंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है। तो सही मान लीजिए, सबसे पहले तुम ये देख लें कि किसी सर्किल के सेंटर पे जो एंगल होता है वो कितना होता है रेडियन में, कितना एंगल होता है रेडियन में, ठीक है। हमें डिग्रीज में ऑलरेडी मालूम है लोअर क्लासेस से, वो कितना होता है 360 डिग्रीज, ठीक है। तो देखिए अगर आप कोई सर्किल बनाते हो, और ये इसका सेंटर O है और मैं आपसे पूछूं ये पूरा एंगल कितना होगा, तो यू विल से 360 डिग्रीज। अब मैं कहूँ रेडियन में कितना होगा, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बेसिक्स देखा था कि 180 डिग्रीज इज इक्वल टू व्हाट, पाई रेडियन। 180 डिग्रीज इज पाई रेडियन। तो देयरफॉर 360 डिग्रीज कितना होगा, तो हमने देखा था हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे, पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 360 डिग्री रेडियन। अब ये कितना हो गया 2, तो इट इम्प्लाइज दैट 360 डिग्रीज विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई रेडियन। यही आएगा ना, 360 डिग्रीज विल बी व्हाट, 2 पाई रेडियन।
इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी सर्किल के सेंटर पे जो एंगल होता है वो होता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ठीक है। एंड वी नो कि अगर आप सर्किल की पूरी सर्कमफ्रेंस देखिए तो पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक सर्कुलर आर्क की बात करते हैं, हम एक सर्कुलर आर्क की बात करते हैं से जिसका रेडियस हमें आर दिया हुआ है, सेंटर पे जो एंगल है वो थीटा है और जो आर्क की लेंथ है वो एस दी हुई है, जो आर्क लेंथ है वो एस है, जो रेडियस है वो आर है और जो सेंटर पे एंगल है वो थीटा है, ठीक है। नो सेम हमें इन तीन क्वांटिटीज़ को रिलेट करना है और से जो थीटा दिया है वो रेडियन में दिया है। थीटा किस में दिया है, रेडियन में, थीटा इज गिवन इन रेडियन, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको इस फिगर से रिलेट करेंगे। देखिए अगर पूरा सर्किल होता तो एंगल कितना है, 2 पाई रेडियन, और सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हो गया, आर्क लेंथ, यही होगी ना आर्क लेंथ का मतलब क्या हुआ, ये लेंथ। तो पूरे सर्किल के केस में आर्क लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, पूरे सर्किल के केस में आर्क लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। हमारे इस वाले केस में आर्क लेंथ कितनी है, एस, इस वाले केस में आर्क लेंथ कितनी है, एस, यहाँ एंगल कितना है, थीटा, यहाँ एंगल कितना है, 2 पाई रेडियन में। तो सी व्हेन वी टॉक अबाउट आर्क लेंथ, ठीक है, और यहाँ सेंटर एंगल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेम when the arc length is 2 pi r, that was in the case of a complete circle, when the arc length is 2 pi r, center angle was 2 pi। याद रखिएगा ये मैं किस यूनिट में लिख रहा हूँ, रेडियन में। तो अगर आर्क लेंथ 1 यूनिट होगी, तो सेंटर एंगल कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक। और हमारे वाले फिगर में आर्क लेंथ एस दी हुई है, तो अगर आर्क लेंथ एस होगी तो सेंटर एंगल कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू एस, 2 पाई कैंसिल, तो एंगल कितना आ गया, एस डिवाइडेड बाई आर, एंगल कितना आ गया, एस डिवाइडेड बाई आर। यानी हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर, ठीक। तो ये हमारी एंगल की फॉर्मूला आ गया, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, ये हमारा एंगल का फॉर्मूला आ गया, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा और इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अभी हमारे चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस में इस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस कई जगह होंगे, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ एस डिवाइडेड बाई रेडियस आर। एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आर्क लेंथ और रेडियस की यूनिट सेम होनी चाहिए और जो भी एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क लेंथ दैट इज एस एंड आर हैव व्हाट, द सेम यूनिट्स, इनकी यूनिट्स सेम होगी, ठीक है, सेम यूनिट्स। और जो भी आपका एंगल आएगा ये किस में आएगा, इट विल कम इन रेडियन, ठीक है। सेम यूनिट का मतलब क्या हो गया कि आप दोनों को सेंटीमीटर में ले सकते हो, दोनों को मीटर्स में ले सकते हो, दोनों को मिलीमीटर में ले सकते हो, ठीक है। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे एक दो इलस्ट्रेशंस हम देख लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको ये फिगर दूं, ठीक है, और मैं इसका रेडियस दे दूं 10 सेंटीमीटर और ये एंगल अपने को दिया है 45 डिग्रीज और मैं कहूँ बताइए ये आर्क लेंथ कितनी होगी, ये अननोन है, ये अपने को पता लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। एक हमें आर्क दिया हुआ है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, सेंटर पे एंगल कितना है 45 डिग्रीज और इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें पता लगाना है कि इसकी आर्क लेंथ क्या होगी, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ, थीटा इज व्हाट, एस बाई आर। तो सबसे पहले हम जो गिवन है उससे लिख लेते हैं। तो आर्क लेंथ एस इज अननोन, रेडियस इज व्हाट 10 सेंटीमीटर, एंगल थीटा 45 डिग्रीज। अब यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान दीजिएगा, एंगल अपने को डिग्रीज में दिया है, एंगल किस में दिया है, डिग्रीज में दिया है और फॉर्मूले में अप्लाई करने के पहले हमें उसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, रेडियंस में, उसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, रेडियंस में। तो आप इसे कन्वर्ट कर लो। तो वी नो 180 डिग्रीज, बेसिक्स अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, 180 डिग्रीज कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन, 180 डिग्रीज इज पाई रेडियन। तो 45 डिग्रीज कितना होगा, अप्लाई यूनिटरी मेथड, पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 45 रेडियन, ये कितना आ गया 4। तो आंसर क्या आएगा, पाई बाई 4
रेडियन। तो इसको अगर आप रेडियन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, π/4 रेडियन। ठीक है, π/4 रेडियन। नाउ अप्लाई द इक्वेशन s इज इक्वल टू r थीटा। तो r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। थीटा किस में रखेंगे, रेडियन में। थीटा किस में रखेंगे, रेडियन में। वो कितना है, π/4 रेडियन, π/4 रेडियन। तो आपका s कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया, ये 5, दैट इज 5π/2। और जो r की यूनिट होगी वही s की यूनिट आएगी, दैट इज सेंटीमीटर। तो हमारी आर्क लेंथ कितनी हो गई, 5π/2 सेंटीमीटर, 5π/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फॉर द आर्क लेंथ। Now let's see the second supplementary quantity, that is the solid angle. देखिए अभी तक आप जो भी क्वांटिटी को एंगल कहते आए हो, मैंने पहले भी बताया कि अभी तक आप जिस क्वांटिटी को केवल एंगल कहते थे वो प्लेन एंगल होता था। अब आप 11th-12th में इस सब्जेक्ट में इन पर्टिकुलर कुछ जगह पढ़ोगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। मैथमेटिक्स में आप अभी भी 11th-12th में केवल प्लेन एंगल के साथ ही डील करोगे। ठीक है, तो देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है, इट इज बेसिकली द 3-डायमेंशनल एंगल। इट इज द 3-डायमेंशनल एंगल, यानी ये स्पेस में जो एंगल सबटेंड होता है वो होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करने की अटेम्प्ट कीजिएगा, विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एकदम आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। अभी तक 10th तक आपने सॉलिड एंगल को विजुलाइज ही नहीं किया है, आपने प्लेन एंगल किया है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल इज बेसिकली द एंगल इन स्पेस, एंगल इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, जैसे अगर आप एक कोन को विजुलाइज करो, सी अगर आप एक कोन को देखते हो तो कोन इज अ 3D फिगर। कोन कैसा होता है, 3D फिगर। तो ये कोन अपने एपेक्स पे जो 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंड कर रहा है, देखिए ये कोन अपने एपेक्स पे जो 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंड कर रहा है, इसे कहा जाता है सॉलिड एंगल। दिस इज द सॉलिड एंगल। तो यू कैन राइट solid angle is a 3-dimensional angle subtended in space. Solid angle is a 3-dimensional angle subtended in space. ठीक है, और इसकी SI यूनिट होती है स्टीरेडियन। इसकी SI यूनिट होती है स्टीरेडियन, SR। ठीक है, अभी के लिए मैं ब्रीफली आपको इतना बता दे रहा हूँ सॉलिड एंगल का इंट्रोडक्शन। अभी आगे जहाँ पे इनके कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे वो हम और डीप में जाएंगे कि सॉलिड एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से एलिमेंट लेते हैं। तो वो आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विल कम अगेन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ओके, see, we have seen that any quantity which is dependent on the fundamental quantities, any quantity which is dependent on the fundamental quantities and can be derived in terms of fundamental quantities is called a derived quantity. ठीक है, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, से स्पीड। वी ऑल नो, हम लोअर क्लासेस से स्पीड का बेसिक फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो जब आप स्पीड का बेसिक फॉर्मूला लिखते हो तो आप लिखते हो स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पे देखो जो RHS है, यानी जो फॉर्मूला स्पीड को एक्सप्रेस कर रहा है उसमें 2 क्वांटिटीज है। कौन सी 2 क्वांटिटीज है, डिस्टेंस और टाइम। कौन सी 2 क्वांटिटीज है, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से डिस्टेंस किसको डिनोट करता है, क्या डिस्टेंस किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, ऑफ कोर्स कर रहा है। विच क्वांटिटी, लेंथ। क्योंकि अभी हमने बिगनिंग में देखा था जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पेरीमीटर, रेडियस, हाइट, विड्थ, ये सब का नेचर एक ही होता है, क्या, लेंथ। तो जो डिस्टेंस है ये किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ को। और टाइम खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि स्पीड can be expressed in terms of 2 fundamental quantities. What are the fundamental quantities? Length and time. Length and time. That's why we say speed is a derived quantity. हम क्या कहते हैं कि speed कैसी quantity है? Speed एक derived quantity है। क्यों? क्योंकि ये fundamental quantities के term में express की जा सकती है। तो हम कहते हैं speed is a
derived quantity. समझिए आप, स्पीड इज अ derived quantity because it can be expressed in terms of the fundamental quantities. Okay, तो this is the meaning of a derived quantity. अब आप देखोगे you will see number of derived quantities. से एक और illustration देखते हैं, जैसे अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के कई बेसिक फॉर्मूले हम जानते हैं। मान लीजिए उनमें से मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, वी ऑल नो, लोअर क्लासेस से हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक है, अब अगर आप देखो मैं आपसे पूछूं कि लेंथ किस फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करता है, तो लेंथ खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, दैट इज लेंथ। ब्रेथ कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ब्रेथ भी किस नेचर का में आता है, लेंथ में। ऑलरेडी वी हैव सीन ब्रेथ विड्थ पेरीमीटर अभी बताया था, तो ब्रेथ भी क्या डिनोट कर रहा है, लेंथ को। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि एरिया इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है, दो लेंथ के। किसके टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है, दो लेंथ में। ठीक, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन मैथमेटिकली बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन इट इज कॉल्ड अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, लेट अस रिविजिट सम ऑफ द रूल्स ऑफ इंडिसेस जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो वी नो देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स ऑफ इंडिसेस कि जब भी आप किसी क्वांटिटी को, बेस को किसी पावर पे लिखते हो और उन पावर्स को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इन बेसिक रूल्स को रिकॉल कर ले, क्योंकि अभी हम डायमेंशनल एनालिसिस में इन रूल्स का फ्रिक्वेंटली एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो सपोज इफ यू आर राइटिंग a to the power m मल्टीप्लाइड बाई a to the power n, तो ये क्या हो जाता है, a पावर m प्लस n। ठीक है, इफ आई राइट a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n, ये क्या हो जाएगा, a to the power m माइनस n। ठीक है, अगर आप लिखते हो a to the power m ब्रैकेट से बाहर पावर में n है, तो ये क्या हो जाता है, a to the power m मल्टीप्लाइड बाई n। और कहीं पे अगर आपने लिखा a to the power m डिवाइडेड बाई b to the power n, तो ये क्या हो जाएगा, a to the power m b to the power माइनस n। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक रूल्स है इंडिसेस के जो हम लोअर क्लासेस से जानते हैं। ठीक है, जब कुछ भी पावर में नहीं दिया होगा तो द पावर इज अंडरस्टूड टू बी 1। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे लिखा y इज इक्वल टू a पावर 3 b c पावर 0, तो अब यहाँ b की कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब कि b की पावर कितनी मानी जाएगी, 1। ओके, तो ये सब बेसिक रूल्स है जो ऑलरेडी हम लोअर क्लासेस से जानते हैं। ठीक है, Now let's see what is the meaning of dimensions. Dimensions का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को लिखते हो तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है। जब आप किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को लिखते हो तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने स्पीड लिखा था, राइट, तो हमने स्पीड का फॉर्मूला लिखा था, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, यही हमने लिखा था। फिर हमने देखा था कि डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करता है, किसको, लेंथ को। तो आई कैन से स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ। ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम है वो हम लिख दे रहे हैं, तो डिस्टेंस किस में आएगा, लेंथ में, और टाइम खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, दैट इज टाइम। तो इस तरीके से हमने देखा था कि हमने स्पीड को दो फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस किया था, किसमें, लेंथ में और टाइम में। किसमें, लेंथ में और टाइम में। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, सिंपल मैथ्स देखिए, कि अगर इंडिसेस के फॉर्म में से लिख दो, समझ रहे हो आप, ये जो RHS है ना, लेंथ और टाइम, इसको इंडिसेस पावर्स के फॉर्म में लिख दीजिए, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे स्पीड इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए लेंथ न्यूमरेटर में और इसकी कोई भी पावर इंडिकेट नहीं की गई, यानी इसकी पावर कितनी होगी, 1,
और टाइम डिनोमिनेटर में है। अगेन देखिए यहाँ कोई पावर नहीं लिखी, यानी यहाँ पे भी पावर कितनी ली जाएगी 1, तो आप लिखोगे टाइम टू द पावर -1। ठीक, तो यानी अब आप लिख सकते हो स्पीड इज व्हाट, यू कैन से लेंथ टू द पावर 1 टाइम टू द पावर -1। ठीक, अब देखिए ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स है, इन्हें ही कहा जाता है इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस। इन्हें कहा जाएगा इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, डायमेंशंस का मतलब क्या होगा। डायमेंशंस का मतलब होगा द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज एज टू एक्सप्रेस एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली। तो आप इसे लिख लीजिए, डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, डायमेंशंस आर द powers of the fundamental quantities as to express any given physical quantity completely, as to express any given physical quantity completely। okay? अब देखिए लैंग्वेज क्या होगी कहने की। अगर आपको यहाँ कहना हो कि स्पीड का डायमेंशंस क्या है, तो आप कहोगे द डायमेंशंस ऑफ स्पीड इन लेंथ इज 1, द डायमेंशंस ऑफ स्पीड इन लेंथ इज 1 while in time it is -1। The dimensions of speed in length is 1 while in time it is -1। ओके, तो डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, वो केवल आपको पावर्स बताती है किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की, कि पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार आएगी, कितनी बार अपीयर होगी। ठीक है, तो अगर लेंथ की पावर 1 है, इसका मतलब लेंथ 1 टाइम आ रही है। टाइम की पावर -1 है, यानी टाइम भी एक बार आ रहा है, कहाँ, डिनोमिनेटर में। टाइम भी एक बार आ रहा है, कहाँ, डिनोमिनेटर में। हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7। तो इन ऑल देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। अब आप देख सकते हो स्पीड में 7 में से केवल 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। देख रहे हो ना, स्पीड में केवल 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, कौन सी, लेंथ और टाइम। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ स्पीड इन मास, क्योंकि मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना भाई, मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ स्पीड इन मास, यू विल से 0। कुछ भी मास में डायमेंशंस नहीं है, कुछ भी करंट में डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, केवल डायमेंशंस किसमें, लेंथ में और टाइम में। क्लियर है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को लिखना चाहो तो पहला तो आपने डायमेंशंस की मीनिंग लिखी होगी कि डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज एज टू एक्सप्रेस एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली। ठीक है, दूसरा अब ये इलस्ट्रेशन लिख लीजिए स्पीड का, कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ टू द पावर लेंथ टू द पावर 1 टाइम टू द पावर -1। और यहाँ लैंग्वेज लिख लीजिए, द डायमेंशंस ऑफ स्पीड इन लेंथ इज 1 while in time it is -1। The dimensions of speed in length is 1 while in time it is -1, while in time it is -1। ठीक, अगला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि स्पीड हैज 2 डायमेंशंस। स्पीड के पास कितने डायमेंशंस है, 2। स्पीड हैज 2 डायमेंशंस, किसमें किसमें, लेंथ में और टाइम में। स्पीड हैज 2 डायमेंशंस वेयर इन लेंथ एंड इन टाइम। ठीक है, तो आई गेस आपको डायमेंशंस की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आपकी बेसिक मीनिंग हो गई। अब थोड़ा सा और इलस्ट्रेशंस देखते हैं कि आपकी एब्जॉर्प्शन और एप्लीकेशन और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए अभी हमने इसको लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, अभी हमने इसको पूरी लैंग्वेज में लिखा, सेंटेंस में लिखा है कि स्पीड इज इक्वल टू लेंथ की पावर 1 टाइम की पावर -1। स्पीड इज इक्वल टू लेंथ पावर 1 टाइम पावर -1। अभी इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो हमने बिगनिंग में देखा था कि बेसिकली देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देयर आर 7 फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूले जो होंगे। लेंथ के लिए वी राइट कैपिटल L। जब आप लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो कैपिटल L होगा। ध्यान रखिएगा ये डायमेंशनल फॉर्मूले ने यूनिट्स के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है। ठीक, कैपिटल L इज इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। कैपिटल L उसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो लेंथ का क्या होगा, कैपिटल L। मास का कैपिटल M। टाइम का कैपिटल T। इलेक्ट्रिक करंट का वी कैन राइट कैपिटल A और कैपिटल I। करंट के लिए आप लिख सकते हो कैपिटल A या कैपिटल I। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर
कैपिटल के या थीटा, या तो आप के लिखोगे कैपिटल या थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है CD कैंडेला। ठीक है, तो ये आपके 7 डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो वीडियो को स्टिल करके, अदरवाइज आपके इंटीग्रेटेड वर्कबुक में डायमेंशनल फॉर्मूले की लिस्ट में ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हमें किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो तो हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। यानी जब आप इस तरीके से लिख रहे हो, आपने इस पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब है कि अब आप इसका क्या लिखने जा रहे हो, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, आप इसका क्या लिखने जा रहे हो, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी देखिए हमने देखा ना स्पीड, तो स्पीड में पहले तो ये सोच लो क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो हमने देखा लेंथ की पावर क्या है 1 और टाइम की पावर कितनी है -1। तो अब लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कैपिटल L, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कैपिटल T। तो आप क्या लिखोगे, L पे कोई, देखिए L मैंने लिखा है और मैंने L पे कोई भी पावर नहीं लिखी है। क्यों, तो क्योंकि जब भी कोई पावर नहीं होगी तो देन द पावर इज अंडरस्टूड टू बी 1। ठीक है, तो मैं L पे पावर को एमिट कर दिया हूँ और T पे क्या लगा दूँ, -1। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, स्पीड का। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड, LT -1। ठीक है, तो सी वन थिंग, बेसिकली अगर आप 3 फिजिकल क्वांटिटीज देखोगे, लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम, तो ये 3 क्वांटिटीज मैकेनिक्स की क्वांटिटीज है। देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस लाइक मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ हीट, ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग क्वांटिटीज है। मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच, सबसे पुरानी और सबसे सिग्निफिकेंट ब्रांच जो है वो मैकेनिक्स है। तो ये जो 3 क्वांटिटीज है, मास, लेंथ और टाइम, ये मैकेनिक्स की क्वांटिटीज है। जैसे आप टेम्परेचर देखोगे, मोल देखोगे, तो ये थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज है। आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखोगे तो वो ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टी है। आप इलेक्ट्रिक करंट देखोगे तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी है। तो ये वैसे ही लेंथ, मास और टाइम किसकी प्रॉपर्टी है, मैकेनिक्स की। तो कई बार आप देखोगे जब आप MCQs लगाओगे या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे या कॉम्पिटिटिव पेपर्स के प्रॉब्लम्स करोगे, तो आप देखोगे अक्सर जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो वी प्रिफर टू राइट ऑल द 3 क्वांटिटीज ऑफ मैकेनिक्स। हम प्रिफर करते हैं कि मैकेनिक्स की तीनों क्वांटिटीज को लिख दे, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। प्रिफर करते हैं, ऐसा कंपल्सन नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने मास नहीं लिखा है ना, क्योंकि मास है ही नहीं, क्लियर है। बट अगर आप चाहो तो आप M, L और T जो यूजुअली आपको मिलेंगे MCQs में, आंसर्स में और लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में, उसमें M, L, T तीनों के डायमेंशंस इंडिकेट किए जाते हैं। तो अगर आपको मास का भी डायमेंशंस लिखना है ना, अगर अपने को मास का भी लिखना है, तो स्पीड में मास है कि नहीं है, स्पीड में मास है कि नहीं है, नहीं है ना, मास तो अपीयर ही नहीं हो रहा। तो मास का डायमेंशन कितना है, 0। तो मास की पावर कितनी, आप लिख दो 0, मास की पावर क्या कर दो 0। ये मत कीजिएगा कि कुछ मत लिखिए, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो वो 1 हो जाएगा। तो मास को मैंने क्या इंडिकेट कर दिया, 0। L विल रिमेन एज इट इज, T -1। तो आप इस तरीके से भी फॉर्मूला लिख सकते हो, M0 LT -1, M0 LT -1। ठीक है, तो आपका ये वे भी सही है और ये वे भी सही है। ठीक है, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपको ऐसा ही लिखना है, बट आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि मान लो आप MCQ कर रहे हो तो उसमें आप देखोगे ज़्यादातर M, L, T तीनों होंगे। ठीक है, तो ये वे होता है फॉर राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज द वे हाउ वी राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए कुछ और क्वांटिटीज देखते हैं, कुछ और क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं कि हम उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टेप्स देख लें कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का लिखेंगे कैसे। ठीक, हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए पहला स्टेप होगा, राइट द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी रिलेटिंग इट विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज। राइट द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी रिलेटिंग इट विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी सबसे पहले आप उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई नोन, कोई बेसिक फॉर्मूला लिख दो जो उसको बाकी फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेट कर रहा हो। जैसे
आपने स्पीड को क्या लिखा, डिस्टेंस बाय टाइम, ये उसका क्या है, बेसिक फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि हमारे पास उस क्वांटिटी का एक बेसिक फार्मूला होना चाहिए जो उसको बाकी क्वांटिटीज के साथ क्या करे, रिलेट करे। ठीक है, नंबर 2, मेक द अननोन क्वांटिटी मतलब जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाना है। ठीक है, मेक द अननोन क्वांटिटी एज द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। तो कई बार आप देखोगे वो ऑलरेडी सब्जेक्ट होगा फॉर्मूला में, और अगर नहीं है तो आप उससे सब्जेक्ट बना लो। ठीक है, तो मेक द अननोन क्वांटिटी एज द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। नंबर 3, split the right hand side into fundamental quantities. Split the right hand side into fundamental quantities. याद है जैसा अभी हमने लिखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस को हमने क्या लिख दिया, लेंथ, और टाइम को टाइम। तो मैंने क्या किया, RHS को मैंने स्प्लिट कर दिया किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो स्प्लिट द RHS इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फाइनली राइट द डायमेंशनल फॉर्मूले ऑन RHS पे क्या कर दीजिए, हर एक रिस्पेक्टिव फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक है, तो लेट अस प्रोसीड और देखते हैं इन चारों स्टेप्स को हम कैसे डिफरेंट इलस्ट्रेशंस में अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको कई इलस्ट्रेशंस करके दिखा दे रहा हूँ कि आप एकदम फ्लुएंट हो जाओ। ठीक है, नाउ लेट अस सी, सपोज हमें एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, एरिया। ओके, तो एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और देखिए मैंने दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है कि मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ। तो लेंथ किस फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करती है, लेंथ को, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल ना। लेंथ किसको डिनोट करती है, लेंथ को, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल। ब्रेथ किस फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करती है, अगेन लेंथ को, क्योंकि ब्रेथ का भी नेचर लेंथ ही होता है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, दैट इज एल स्क्वायर, क्या आ गया, एल की पावर 2। ठीक है, एल की पावर 2। अब अगर आप इसको m और t भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो m टू द पावर 0, l पावर 2, t पावर 0, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए आप वॉल्यूम लिखते हो, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, यू कैन से लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यही होगा ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, अब अगर आप देखो वॉल्यूम किसको डिनोट कर रहा है, तो यू कैन से लेंथ किसको डिनोट करती है, एल, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ। ब्रेथ का भी नेचर लेंथ ही है, इनटू एल। हाइट का भी नेचर लेंथ है, एल। तो कितना हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल पावर 3, एल पावर 3। ठीक है, अगेन अगर आप चाहो तो आप इससे लिख सकते हो m0, l3, t0। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, वॉल्यूम का। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ वीडियो को स्टिल करके, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ वीडियो को स्टिल करके इसको नोट कर लीजिएगा। नो, इसी तरह अगर मान लीजिए आपको डेंसिटी का लिखना है फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, तो वी नो व्हेन वी राइट डेंसिटी, तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, दैट इज मास, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m होता है। वॉल्यूम का भी हमने देखा, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना, l की पावर 3, तो आई कैन राइट l टू द पावर 3। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m l पावर -3, m l पावर -3। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है,